Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel. In today's module, I will be teaching you the last lecture of Public Procurement Regulatory Authority Rules 2004. And in last lecture, I have discussed about the procedures of open competitive bidding, जिसमें मैंने different stages बताई थी और ये मेरा अब last lecture है जहाँ मैं section number 38 से start करूँगी. Section number 38 जो है वो हमारा बता रहा है acceptance of bid कि हमारे इनविटेशन हो गए, पूरा प्रोसीजर हो गया, ओपन या हमारे जो बिड ओपन्स हुए वो सारा प्रोसीजर हो गया. अब वो कह रहे हैं कि फाइनली एक्सेप्ट हो रही है बिड, तो उसका क्या प्रोसीजर है, ये क्या बता रहे हैं. तो हम रीड करते हैं. सर, द बिडर विद लोएस्ट एवेल्युएटेड बिड if not in conflict with any other law, rules, regulations or policies of federal government shall be awarded the procurement contract within the original or extended period of bid validity. Bidder जिसको जो लोवेस्ट वैल्यूएटेड बिड होगी, हमने पहले भी पढ़ा था इन फर्स्ट लेक्चर कि लोवेस्ट वैल्यूएटेड बिड जो होती है वही सेलेक्ट होती है. लोवेस्ट वैल्यूएटेड बिड उसे बोलते हैं जो या तो लोवेस्ट कॉस्ट पे भी होती है एंड इट्स क्लोजली रिलेटेड टू द एवेल्यूएशन क्राइटेरिया. जो हमारा एवेल्यूएशन क्राइटेरिया है उससे क्लोजली रिलेटेड होती है और अलाइन होती है. लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक बात ये कही है कि लोवेस्ट वैल्यूएटेड बिड के साथ साथ वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होनी चाहिए विद एनी लॉ. हमारे पॉलिसीज़ हैं फेडरल गवर्नमेंट की, उसके ख़िलाफ़ ना जाए, कोई उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करेगी तो वो सेलेक्ट नहीं होगी. यानी वो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होनी चाहिए. अगर वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है और लोएस्ट वैल्यूएटेड बिड है तो उसे अवार्ड दिया जाएगा, यानी प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा विद इन हमारा जो चाहे वो ओरिजिनल पीरियड है जो हमने बिड वैलिडिटी का रखा था या एक्सटेंडेड पीरियड अगर एक्सटेंड कर दिया था हमने टाइम. उसके बाद है सेक्शन नंबर 39 दैट टॉक्स अबाउट द परफॉर्मेंस गारंटी. परफॉर्मेंस गारंटी बेसिकली गारंटी ही होती है अश्योरेंस देना. तो अब हम अश्योरेंस दे रहे हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी होगी, फुलफ़िल होगी, एनी हाउ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अच्छे से काम होगा. क्योंकि देखें, भरोसा नहीं है कि बिडर्स बीच में भाग जाएं, ठीक है, आधा काम करके वो परफॉर्मेंस अच्छी ना दे पाएँ. तो इसके लिए क्या होता है, एक गारंटी के तौर पे एक अमाउंट रखा जाता है. ठीक है, बिडर जो है एक अमाउंट जो है वो सबमिट करवाता है प्रोक्योरिंग एजेंसी को जब ये एक्सेप्ट हो जाती है ना, बिड एक्सेप्ट होगी उसके बाद. ठीक है, अब वो कितना % रखवाता है एज अ गारंटी कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करूँगा, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट के टोटल अमाउंट का एटलीस्ट जो है ना, मतलब एटलीस्ट ही मतलब मैक्सिमम जो है ना 10% से ज़्यादा नहीं, वो से कम भी रखवा सकता है. 5%, द 6% जो उनके बीच में डिसाइड हुआ, द 7%, बट नॉट मोर देन 10%. ठीक है, तो ये होती है परफॉर्मेंस गारंटी. मैं आपको रीड करके भी बताती हूँ. व्हेन नीडेड एंड क्लियरली एक्सप्रेस इन बिडिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली एक्सप्रेस किया गया है तो प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल रिक्वायर द सक्सेसफुल बिडर टू फर्निश अ परफॉर्मेंस गारंटी. और ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि परफॉर्मेंस गारंटी कितनी मैक्सिमम रखवाई जा सकती है, 10%, और 10% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए. नाउ द सेक्शन नंबर 40 दैट टॉक्स अबाउट द लिमिटेशन ऑन नेगोशिएशंस. और ये हमारा पॉइंट क्या कहता है, सेफ एज अदरवाइज प्रोवाइडेड देयर शेल नो नेगोशिएशन विद अ बिडर हैविंग सबमिटेड द लोएस्ट वैल्यूएटेड बिड और विद any other bidder, provided that the extent of negotiation permissible shall be subject to regulations issued by the authority. Limitations on negotiation का क्या है कि कोई भी नेगोशिएशन अलाउ नहीं होती. यानी अगर लोएस्ट वैल्यूएटेड बिड सेलेक्ट हो गई, ठीक है, यानी बिडर हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद हम नेगोशिएट नहीं करेंगे. नेगोशिएट क्या होता है, जब कोई चीज़ कम या ज़्यादा करते हैं, हम आपस में बैठ के बात करते हैं और कम या ज़्यादा कर देते हैं वैल्यू को या पैसे को या कॉस्ट को कि यार ये नहीं, इतनी इतनी नहीं, इससे भी थोड़ा सा कम कर दो. या जो है हमारा बिडर है वो कहे नहीं अब इससे थोड़ी ज़्यादा कर दो. नहीं, नेगोशिएशन अलाउ नहीं है होती, ये याद रखिएगा. ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है. लेकिन एज़ यूजुअल कुछ एक्सेप्शंस होती हैं. तो ये कह रहे हैं कि अगर नेगोशिएशन परमिसिबल है, मतलब स्पेशली अगर अथॉरिटी ने ये कहा है कि नेगोशिएशन होगी तो हो सकती है, अदरवाइज कहीं पे भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि नेगोशिएशन होगी. नाउ द सेक्शन नंबर 41 टॉक्स अबाउट द कॉन्फिडेंशियलिटी. ठीक है, अब ये कहती है प्रोक्योरिंग एजेंसी कीप ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बिड इवैल्यूएशन कॉन्फिडेंशियल अंटिल द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ इवैल्यूएशन रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ रूल 35. प्रोक्योरिंग एजेंसीज को जो बिड इवैल्यूएट कर रही हैं, ठीक है, वो अब
उस सारी इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखती है, किसी को अनाउंस नहीं करती तब तक जब तक वो अपनी एवेल्यूशन रिपोर्ट नहीं देती। ठीक है, ये किस रूल में है? रूल नंबर 35। उससे पहले वो किसी को ये इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। Now let's move on towards the section number 42 that's talk about the alternative methods of procurement। अब हमने पहले तो बहुत सारे methods, हमने बेसिक एक मेथड ये पढ़ा था कि हम इनवाइट करते हैं ना बिडर्स को, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना हो हम सबसे पहले इनविटेशन सेंड करते हैं। इनविटेशन हमने एडवर्टिजमेंट जो है हमारी न्यूज़पेपर में दिया, प्रिंट मीडिया में दिया, या प्रोक्योरिंग एजेंसी की वेबसाइट पे दिया, कहीं पर भी हमने ये पूरा प्रोसेस पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद बिडर्स हमें जो है सेंड कर रहे होते हैं और डॉक्यूमेंट्स के साथ जो भी फॉर्मेलिटी होती है। उसके बाद फिर ओपन जो होते हैं हमारे बिड्स ओपन होते हैं, उसकी भी डिफरेंट स्टेजेस भी हैं। तो ओपन होने के बाद फिर सेलेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ अब हम अल्टरनेटिव मेथड्स पढ़ेंगे, यानी जहाँ हम इन्वाइट नहीं कर रहे होते बिडर्स को, दूसरे तरीके भी हैं जो हम डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट भी कर सकते हैं डिफरेंट वेज। अब हम इसमें याद करने वाले कितने हैं? देयर आर 4 बेसिक टाइप्स। ठीक है, नंबर 1 इज पैटी परचेजेस। एक ये मेथड है प्रोक्योरमेंट का, अदर देन वो जो इनविटेशन वाला, उसको आप साइड पे कर दो। द सेकंड वन इज रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस। ठीक है, सेकंड होता है कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोटेशंस की, मैं आपको 1 बाय 1 बताती जाऊंगी। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी हैं वो हैं सी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, और उसके बाद हमारा डी फाइनल आ जाता है। Yes, the last one is negotiated tendering. तो these are 4 alternative methods. हम 1 by 1 alternate इन methods को पढ़ते हैं। So the first method is petty purchases. So हम इसको पढ़ते हैं, ये है क्या चीज़? Procuring agency may provide for petty purchases where the object of procurement is below the financial limit of 25,000. Such procurement shall be exempt from requirements of bidding or quotation of prices, provided that procuring agency shall ensure that procurement of petty purchases is in conformity with the principles of procurement prescribed in rule number 4. Provided further, the procuring agencies convinced of the inadequacy of financial limit prescribed for petty cash in undertaking their respective operations may approach the federal government for enhancement of the same with full and proper justifications. Petty word basically mean a small in amount. अब ये बात समझ रहे हो? तो ये कह रहे हैं कि प्रोक्योरिंग एजेंसीज़ को समटाइम्स स्मॉल परचेजेस करनी होती है, उनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, उनका इतना पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। इन दैट केस वो क्या कर सकती हैं? डायरेक्ट, मतलब इसमें हमने बताया हुआ कि वो पैटी परचेजेस डायरेक्ट कर सकती हैं जिस कॉन्ट्रैक्टर से करना है, जो थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है। लेकिन यहाँ इन्होंने कहा कि वो प्रोक्योरमेंट हम किसी भी ऑब्जेक्ट की कर रहे हैं वो 25,000 से अबव नहीं होनी चाहिए। अब ये हमारा MCQs में आ सकता है। ठीक है, कि पैटी परचेजेस के लिए हमारी मैक्सिमम लिमिट क्या है, कितने अमाउंट तक हम पैटी परचेजेस कर सकते हैं, और उससे अगर अबव लिमिट आ जाएगी तो हम पैटी परचेजेस नहीं करेंगे। तो वो होता है 25,000, यानी 25,000 की लिमिट तक हम पैटी परचेजेस कर सकते हैं। और इन्होंने ये कहा है कि पैटी परचेजेस लेकिन अगर आप कर रहे हो तो वह एनी हाउ जो हमारे प्रोक्योरमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करने चाहिए। हमने रूल नंबर 4 में ऑलरेडी प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट पढ़े थे कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इकोनॉमिकल होने चाहिए, और उसके अलावा आखिर में इन्होंने ये पॉइंट कहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि मे बी जो 25,000 की लिमिट से एक्सीड अगर हमें करना पड़े तो हमें क्या करें, प्रॉपर अप्रोच करना पड़ता है फेडरल गवर्नमेंट को और प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है कि हम क्यों इन्हेंस कर रहे हैं इस अमाउंट को। द नेक्स्ट वन इज़ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस। अब ये क्या है? प्रोक्योरिंग एजेंसीज शैल एंगेज इन दिस मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट ओनली इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस एग्जिस्ट। ऐसी कौन सी कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं जिसकी बेसिस पे हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन करेंगे, यानी हम इन्विटेशन नहीं ये कोटेशन यूज़ करेंगे। The cost of object of procurement is below the prescribed limit of 100,000 rupees। कह रहे हैं अगर प्रोक्योरमेंट हो रही है, हमारी प्रेस्क्राइब फाइनेंशियल लिमिट जो थी 100,000 रुपीज़ यानी 1 लाख। हमने पहले नहीं पढ़ा था कि हमें जब
प्रेस्क्राइब लिमिट होती है 1 लाख से 2 मिलियन तक, फ्रॉम 1 लाख टू 2 मिलियन। तो यहाँ वही बात हो रही है कि अगर 100,000 रुपीज़ से कम की है तो हम कोटेशंस के लिए अप्लाई करेंगे। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट हैज़ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस, जब जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम अप्लाई करें उसकी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कह रहे हैं कि मिनिमम 3 कोटेशंस ऑब्टेन करनी चाहिए। ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि कितनी कोटेशंस आप लोग जो है ऑफ़र कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। मिनिमम 3 एटलीस्ट होनी चाहिए कोटेशंस। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट इज़ परचेज फ्रॉम सप्लायर ऑफरिंग द लोवेस्ट प्राइस। अगर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट आप परचेज़ करें उस सप्लायर से जो लोवेस्ट प्राइस दे रहा हो, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस है हमारी जिसकी बेसिस पे हम कोटेशंस की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ द सी इज़ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग वर्ड से ही पता चल रहा है कि हम डायरेक्ट किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, हम किसी फेज़ के थ्रू नहीं गुजर रहे हैं। अ प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल ओनली इंगेज इन डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग में तभी इंगेज हो सकते हैं जब ये फॉलोइंग कंडीशंस पूरी हों। लेट्स टॉक अबाउट दीज कंडीशंस। द फर्स्ट इज़ प्रोक्योरिंग कंसर्न्स द एक्विजिशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स और सप्लीमेंट्री सर्विसेज फ्रॉम ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। जब हम प्रोक्योरमेंट करें किसी स्पेयर पार्ट्स की, ठीक है, या सप्लीमेंट्री सर्विसेज की जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं, ठीक है, यानी जब हम ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से कोई चीज़ लेनी होगी तो हम डायरेक्ट ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हम किसी और को इन्विटेशन नहीं भेजेंगे। और ये दूसरी कंडीशन है कि ओनली 1 मैन्युफैक्चरर एग्जिस्ट करता है, यानी आप एक ऐसी प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ खरीद रहे हो जिसका कोई और मैन्युफैक्चरर नहीं है। जब कोई और मैन्युफैक्चरर नहीं है तो जाहिर बात है आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करोगे, आप बिड क्यों इनवाइट करोगे, क्योंकि कोई और मैन्युफैक्चरर उस प्रोडक्ट का है ही नहीं। द थर्ड वन इज़ where a change of supplier would oblige the procuring agency to acquire the material having different technical specifications or characteristics and will result in incompatibility or disproportionate technical difficulties in operations and maintenance। ये कह रहे हैं कि अगर आपने सपोज सप्लायर चेंज किया तो क्या हो सकता है, उस मटेरियल अगर आपने किसी दूसरे से लिया तो उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस डिफरेंट होंगी और उसके डिफरेंट होने की वजह से हम क्या हो सकता है, इनकम्पैटिबल हो सकती है वो चीज़, ठीक है, यानी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ फेस हो सकती हैं अब ऑपरेशंस वगैरह में, ठीक है, क्योंकि हमें एक टेक्निकल अवेयरनेस, एक चीज़ की अवेयरनेस है, ठीक है, हम कोई दूसरी चीज़ लेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी क्योंकि उससे उसकी टेक्नैलिटी में फ़र्क आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि रिपीटेड ऑर्डर्स। अब यहाँ कह रहे हैं कि अगर हम रिपीट ऑर्डर्स ले रहे हैं, जो हमने पहले बताया था कि एक ही सप्लायर से हम जब वो चीज़ रिपीट ले रहे होते हैं वो रिपीट ऑर्डर है, डज़ नॉट एक्सीडिंग 15% ऑफ ओरिजिनल प्रोक्योरमेंट। यहाँ अगर हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग में अगर रिपीट ऑर्डर्स ले रहे हैं तो कम 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी ओरिजिनल प्रोक्योरमेंट एक दफ़ा अगर हमने की है, ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट टाइम वही चीज़ ले रहे हैं तो वो 15% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। इन केस ऑफ एमरजेंसी, ये बहुत सारे रीजंस बताए हुए कि अगर एमरजेंसी हो, ठीक है, एज़ यूजुअल हमने पढ़ा था एमरजेंसी के केस में हम ये नहीं सोच रहे होते कि इनवाइट करें, ये हमें डायरेक्ट जो समझ आता है हम डायरेक्टली उससे कांटेक्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और वर्क इज़ फिक्स बाय गवर्नमेंट, अगर प्राइस ऑफ गुड्स बिल्कुल फ़िक्स की गई है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, यानी उसमें तो कोई वेरिएशन नहीं आ सकती, गवर्नमेंट ने फ़िक्स कर दिया ये प्राइस है तो मतलब ये प्राइस है, फिर हमें बिड्स लगाने की, लोवेस्ट वैलिडेटेड बिड जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट कोई कॉन्ट्रैक्टर को पॉइंट करेंगे या उससे हम अपना काम लेंगे। और फॉर परचेज़ ऑफ मोटर व्हीकल फ्रॉम लोकल ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स, और अगर हमें परचेज़ करने हैं, हम नॉर्मल व्हीकल्स वगैरह अपने लोकल मैन्युफैक्चरर से परचेज़ करें तो इस सिचुएशन में हम ये यूज़ कर सकते हैं। नाउ द लास्ट वन इज़ द नेगोशिएटेड टेंडरिंग। नेगोशिएटेड, अब इस वर्ड से ही पता चला नेगोशिएट कर रहे हैं ना, कम या ज़्यादा चीज़, ठीक है, टेंडर को, तो इसमें अब क्या आ सकता है, A procuring agency may engage in negotiated tendering with one or more suppliers or contractors with or without prior publication of procurement notification। ये कब कर सकता है negotiation, मतलब procuring agencies को ये हक है कि वो negotiation करे sometimes
एक या एक से ज़्यादा सप्लायर्स में, लेकिन किस केस में अब वो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें बताई गई हैं। एक तो सप्लाईज इन्वॉल्व आर मैन्युफैक्चर्ड प्योरली फॉर द पर्पज़ ऑफ सपोर्टिंग अ स्पेसिफिक पीस ऑफ रिसर्च और एन एक्सपेरिमेंट और स्टडी और अ पर्टिकुलर डेवलपमेंट। जब कोई सप्लाईज़, ठीक है, यानी जो गवर्नमेंट लेना चाह रही है, प्रोक्योरिंग एजेंसी ख़रीदना चाह रही है, वो सप्लाईज़ प्योरली किस लिए मैन्युफैक्चर हुए, इस मकसद से कि कोई रिसर्च की जाए। ठीक है, समटाइम्स कुछ चीज़ें हम लोग प्योरली रिसर्च या एक्सपेरिमेंट के लिए बनाते हैं, उन चीज़ों के लिए हम क्या कर सकते हैं, नेगोशिएटेड टेंडरिंग हो सकती है। इसमें हमारे पास एग्जांपल ये भी आ सकती है, फॉर सपोज़ अभी जो कोविड चल रहा है, कोविड की वैक्सीन के लिए, मतलब हमारी पर्टिकुलरली एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं वैक्सीन बनाने के लिए, तो ये हमारी इन सप्लाईज़ में एग्जांपल आ सकती है। तो इस चीज़ में हमारी नेगोशिएशन चल जाती है। यहाँ पर द सेकंड वन इज़ फॉर टेक्निकल और आर्टिसन रीजंस और फॉर रीजंस कनेक्टेड विद प्रोटेक्शन ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स एंड intellectual property, the supplies may be manufactured delivered only by one supplier। यहाँ कुछ conditions बताई हैं, जब कोई technical हो, ठीक है, या artistic reason हो, बिल्कुल कोई specific art की बात चल रही है, या फिर ये है कि हमें intellectual property की बात चल रही है कि एक बंदे के पास ही right है, intellectual right, ठीक है, और जो है कह रहे हैं supplies may be manufactured delivered only by one पर्टिकुलर सप्लायर भी एक ही है, तो इस सिचुएशन में हम नेगोशिएटेड टेंडरिंग कर सकते हैं। फॉर रीजंस ऑफ एक्सट्रीम एमरजेंसी, यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये भी बताया कि अगर एमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, हमने हमेशा पढ़ा है कि जहाँ पे हमारी एमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है वहाँ पे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ पे हमें एनी हाउ ज़रूरी नहीं होता कि हम रूल्स को फॉलो करें। For reasons of extreme emergency brought about by events unforeseeable by the procuring agency, the time limit let down for open and limited bidding methods cannot be met. The circumstances invoked to justify extreme emergency must not be attributable to the procuring agencies। यहाँ यही कह रहे हैं कि देखिए एमरजेंसी की सिचुएशन आ सकती है, उस टाइम हमें बस इतना टाइम नहीं होता कि हम बिडिंग मेथड्स यूज़ करें, इनवाइट करने लग जाएं। प्रोवाइडेड दैट एनी प्रोक्योरिंग एजेंसी डिज़ायर्स ऑफ यूजिंग नेगोशिएटेड टेंडरिंग एज अ मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट शैल रिकॉर्ड इट्स रीजंस एंड जस्टिफिकेशंस इन राइटिंग। अब ये बता रहे हैं पॉइंट कि अगर जो बंदा नेगोशिएटेड टेंडरिंग कर रहा है उसको एनी हाउ जो है रिटन में बताना है कि वो नेगोशिएटेड टेंडरिंग यूज़ करने वाले हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द सेक्शन नंबर 43। ये अकाउंट पेमेंट्स की बात हो रही है कि प्रोक्योरिंग एजेंसीज शेल मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट्स टू सप्लायर या कॉन्ट्रैक्टर अगेंस्ट देयर इनवॉइसेस और रनिंग बिल्स विद इन द टाइम गिवन द कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच शेल नॉट एक्सीड 30 days। अब ये कह रहे हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो हमें पे करना पड़ता है, तो ये कह रहे हैं कि प्रोक्योरिंग एजेंसीज़ को फ़ौरन पेमेंट करनी चाहिए, कोई डिले नहीं करना। और बेसिकली जो इन्वॉइस में या बिल की डेट है हमारे या हमारे जो कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है वो 30 days से ज़्यादा नहीं होंगी, ठीक है। या कुछ कंडीशंस में हमारे लिखा है कि 15 days में पे करना है, ठीक है। तो प्रोक्योरिंग एजेंसी को एनी हाउ से पे करना होगा। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि जब अकाउंट पेमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, तो प्रोक्योरिंग एजेंसी की मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है, कितने डेज़ में से पे करना होगा, तो वो 30 days से एक्सीड नहीं करना चाहिए। Let's move on towards the section number 44, that is about the entry into force of procurement contract। अब procurement contract में जब enter हो रहे हैं तो उसकी क्या conditions है या इन्होंने क्या बात की गई है, let's discuss। A बोल रहे हैं where no formal signing of contract is required from date the notice of acceptance of bid or purchase order has been given to the bidder whose bid have been accepted. Such notice of acceptance or purchase order shall be issued within a reasonable time where the procuring agencies require signing of a written contract। अब यहाँ हमेशा क्या होता है कि procuring agency को क्या required है, written contract को sign करना from the date on which signatures of both procuring agency and successful bidder are affixed to the written contract। Such affixing of signature shall takes place within a reasonable time। ये बता रहे हैं कि कैसे force में आ सकते हैं, जब procuring agency और
किसकी सिग्नेचर, हमारे बिडर की। सक्सेसफुली एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट पे दोनों की सिग्नेचर होगी और वो जो सिग्नेचर्स होंगी वो विद इन रीजनेबल टाइम होनी चाहिए, प्रोवाइडेड दैट वेयर द कमिंग इन टू फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिजेंट अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस or condition the contract shall take effect from date whereon such fulfillment takes place. अब ये कह रहे हैं कि provided that there where the coming into force of a contract is contingent upon fulfillments of certain conditions, अगर contract में आने से पहले कोई ऐसी conditions है जिन्हें fulfill करना है, ठीक है, जो दोनों में आपस में decide हुई, तो ये कह रहे हैं कि फिर क्या करना है, contract को effect में आने से पहले उन conditions को fulfill करना होगा. Now the section number 45 is about the closing of contract. अब कॉन्ट्रैक्ट को जब क्लोज़ करना होगा उसकी क्या कंडीशंस हैं, जब ख़त्म होने वाला होगा, जब काम ख़त्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, उसकी क्या प्रोसीजर्स हैं या क्या बात की गई है. एक्सेप्ट फॉर डिफेक्टिव लाइबिलिटी और द मेंटेनेंस बाय सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर. अब दो बातें, एक्सेप्ट फॉर डिफेक्ट लाइबिलिटी यानी कोई उधार या मेंटेनेंस बाय द सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर as specified in conditions of contract, performance of contract shall be deemed closed on issue of overall delivery certificate or taking over certificate, which shall be issued within the 30 days of final taking over of goods and receiving the deliverables or completion of work, enabling the supplier contractor to submit final bill and the auditors to do the substantial audit. अब ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट तब क्लोज़ होगा, ठीक है, अगर आप लाइबिलिटी या मेंटेनेंस को ना देखो तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम तब बोलते हैं कि वो क्लोज़ हो गया जब आपको प्रोक्योरिंग एजेंसी क्या इशू करती है, डिलीवरी सर्टिफिकेट. अब ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट की सारी कंडीशंस परफॉर्मेंस जो है वो मतलब जो है परफॉर्म हो चुकी है, ठीक है, परफॉर्मेंस जब आपने दे दी, काम ख़त्म हो रहा है, तो उस टाइम पे जब उसे डिलीवरी सर्टिफिकेट मिलता है ना, तब हम ये कहते हैं कि हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट क्लोज़ हो रहा है. और ये कब इशू होना चाहिए, विद इन 30 डेज़, शैल बी इशूड विद इन 30 डेज़ ऑफ फाइनल टेकिंग ओवर ऑफ गुड्स. 30 डेज़ के अंदर अंदर जैसे ही आपने फाइनल गुड्स या कोई भी आपको सर्विस थी, ठीक है, आपको वो मिल गई, तो उसके विद इन 30 डेज़ आपको वो डिलीवरी सर्टिफिकेट देना है. और ऑन completion of work enabling the supplier or contractor to submit final bill, या फिर जब पूरा टास्क या पूरा काम कंप्लीट करे कोई सप्लायर, ठीक है, और वो फिर फाइनल बिल दे, क्योंकि हमेशा यही होता है जब काम कर देते हैं तो एक फ़ाइनल बिल बनाया जाता है. तो वही कह रहे हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज तब कंसीडर करेंगे, एक तो जब या तो डिलीवरी सर्टिफिकेट मिले, ठीक है, या तो फिर हमारा जो सप्लायर है वो अपना काम करके फ़ाइनल बिल दे और ऑडिटर क्या करे, अपना सब्सटेंशियल ऑडिट करना स्टार्ट कर दे. सब्सटेंशियल ऑडिट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो ऑडिट होती है जो हमारे कंक्लूसिव एविडेंस को निकालती है, यानी जिसके बाद हमारे पास कोई डाउट नहीं रहता. सब्सटेंशियल ऑडिट वो होती है जिससे कंक्लूसिव एविडेंस निकलता है. उसके अलावा कह रहे हैं कि अगर कोई लाइबिलिटी है, डिफेक्टिव लाइबिलिटी और मेंटेनेंस पीरियड, तो डिफेक्टिव लाइबिलिटी सर्टिफिकेट शैल बी इशूड विद इन 30 डेज़ ऑफ एक्सपायरी ऑफ सेड पीरियड, enabling the supplier contractor to submit the final bill. अब यहाँ कह रहे हैं अगर डिफेक्टिव लाइबिलिटी है तो कौन सा सर्टिफिकेट विद इन 30 डेज़ देना होगा, डिफेक्ट लाइबिलिटी सर्टिफिकेट. पहले हमारे पास डिलीवरी सर्टिफिकेट की बात है, अब कह रहे हैं अगर डिफेक्टिव लाइबिलिटी है तो कौन सा सर्टिफिकेट देना होगा, हमारे पास डिफेक्ट लाइबिलिटी सर्टिफिकेट. एक्सेप्ट फॉर अनसेटल्ड क्लेम्स विच शैल बी रिजॉल्व थ्रू आर्बिट्रेशन. अब क्या हो सकता है, समटाइम्स कुछ क्लेम्स सेटल नहीं हो रहे आपस में, ठीक है, कुछ इश्यूज़ हो गए विद इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो रिज़ॉल्व होते हैं. और वो रिज़ॉल्व कैसे होते हैं, आर्बिट्रेशन से, ठीक है. द बिल शैल बी पेड विद इन द टाइम गिवन द कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ऑब्वियसली हर चीज़ हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है, तो बिल कब पे होगा वो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा. लेकिन वही कह रहे हैं कि विच शैल नॉट एक्सीड 60 डेज़ टू क्लोज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर फाइनल ऑडिट. लेकिन 60 डेज़ से आगे नहीं बढ़ सकता, यानी आपको एनी हाउ पे करना है विद इन दैट टाइम पीरियड. Okay, now let's move on towards the maintenance of record and freedom of information. रिकॉर्ड कैसे मेंटेन हो रहा है और इंफॉर्मेशन की कितना फ्रीडम है, तो वो हम पढ़ते हैं सेक्शन 46.
रिकॉर्ड ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसीडिंग्स। रिकॉर्ड यानी प्रोसीडिंग्स का, यानी जो स्टेप बाय स्टेप हमने काम किए थे, ठीक है, कि इतने बिडर्स के हमारे एप्लीकेशंस मिली, इतनों हमने ये ओपन बिडिंग यूज़ की, ओपन बिडिंग में हमने सिंगल स्टेज यूज़ की या जो है सिंगल स्टेज सिंगल इन्वेलप था या सिंगल स्टेज 2 इन्वेलप था, 2 स्टेज थी, यानी जो भी हमने स्टेप्स यूज़ किए उसके बाद हमने एक्सेप्ट किया, ये सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप हो रही है, तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड करना है वो चीज़ लिखी गई है। और प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल मेंटेन अ रिकॉर्ड फॉर द रिस्पेक्टिव प्रोक्योरमेंट प्रोसीडिंग्स। जो भी उन्होंने प्रोक्योरमेंट का काम किया था वो उन्हें एनी हाउ रिकॉर्ड मेंटेन करना, कितने टाइम तक, फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ये एमसीक्यूज़ में ज़रूर आ सकता है, इसको याद रखिएगा कि एक प्रोक्योरिंग एजेंसीज़ को एनी हाउ 5 साल तक अपने वो रिकॉर्ड को रखना है जो उन्होंने प्रोक्योरमेंट प्रोसीडिंग किसी भी बिडर के साथ की है। Such maintenance of record shall be subject to regulations framed in this regard from time to time। ज़ाहिर बात है ये maintenance of record किस हिसाब से होगी, regulations के हिसाब से, जो हमारी regulations हमें बता रही हैं उसके हिसाब से हम maintain करेंगे। Now let's move on towards the section 47। ये बात कर रहा है public access and transparency। As soon as contract has been awarded, the procuring agency shall make all documents related to valuation of bid and award of a contract public। अब ये कह रहे हैं कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉर्ड कर देते हो, ठीक है, आपने वैल्यूएशन जो है रिपोर्ट बनाई और उसमें आपने अनाउंस किया कि मैं इस बिडर को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, तो ये कह रहे हैं कि ये एनी हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोक्योरिंग एजेंसी की कि वो उसे पब्लिकली अनाउंस करे, पब्लिक को पता चलना चाहिए किस बेसिस पे कैसे वैल्यूएशन की गई है। प्रोवाइडेड दैट देयर where the disclosure of any information related to award of contract is of proprietary nature or where the procuring agency is convinced that such disclosure shall be against the public interest। ये हम ऑलरेडी पहले एक्सेप्शंस में बात कर चुके हैं कि लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हम पब्लिकली अनाउंस नहीं कर सकते अगर कोई चीज़ प्रोप्राइटरी नेचर की है, यानी एक बंदा जो सोल ऑनर है, जिसकी पेटेंट राइट है, ठीक है, उसका हम नाम अनाउंस नहीं कर सकते, हम क्रिटिकली जो है डीपली हम एवेल्यूशन क्राइटेरिया नहीं अनाउंस कर सकते, वो ख़िलाफ़ हो जाता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तब हम अनाउंस नहीं करते। या फिर उस सिचुएशन में जब हमें लगता है, जैसे हमने सिक्योरिटीज़ की भी बात की थी, नेशनल सिक्योरिटीज़ वगैरह, उनकी बातें अगर हम डिस्क्लोज़ करेंगे तो वो सेफ्टी का इश्यू हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ें हम पब्लिक को डिस्क्लोज़ नहीं करते। नाउ द लास्ट बेसिक ये टॉपिक है रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। उसमें हमारे पास सेक्शन 48, सेक्शन 49, 50 एंड 51 4 चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब हम उनको पढ़ते हैं। सेक्शन 48 कहता है रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस बाय द प्रोक्योरिंग एजेंसीज़, यानी ग्रीवियंसेस हम बोलते हैं जब कोई शिकायत हो, ठीक है, कोई सेटिस्फाई नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, क्योंकि समटाइम्स कुछ बिडर ये बोल सकते हैं कि भाई जो एवेल्यूशन क्राइटेरिया यूज़ किया गया वो रॉन्ग है, हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया, फॉर सपोज इस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं, यू हैव टू मैनेज दैम। तो उसका क्या प्रोसीजर है? नंबर 1, प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल कंस्टिट्यूट अ कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ ऑड नंबर ऑफ पर्सनस। प्रोक्योरिंग एजेंसीज़ को एक कमेटी बनानी है। अब आपको ये पॉइंट याद रखना है, कमेटी बनानी है जो ऑड नंबर्स की होगी। ऑड नंबर्स आप समझते हैं 3, 5, 7 इस तरह, इवन नंबर्स की नहीं होगी। विथ प्रॉपर पावर्स एंड ऑथराइजेशन to address the complaints of bidders that may occur prior to entry into force of procurement contract। अब ये कह रहे हैं कि एक ऐसी कमेटी बनेगी जिसको पावर भी होनी चाहिए ताकि वो सारी कंप्लेंट्स को एड्रेस कर सके। बहुत सारे बिडर्स जो कंप्लेन कर रहे हैं तो उनकी कंप्लेंट्स को सुन सके, लेकिन कब सुनना है? पीरियड टू एंट्री इनटू फोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब तक प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं हुआ उससे पहले वो कोई कंप्लेंट्स कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। सेकेंड कह रहे हैं एनी बिडर फीलिंग एग्रेव्ड बाय एनी एक्ट ऑफ प्रोक्योरिंग एजेंसी आफ्टर द सबमिशन ऑफ हिज बिड मे लॉज अ रिटन कंप्लेंट कंसर्निंग हिज ग्रीवेंसेस नॉट लेटर देन 15 days आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ बिड वैल्यूएशन रिपोर्ट अंडर रूल 35। अब ये कह रहे हैं कि
अगर किसी बिडर को शिकायत है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, उसने अपने बिड सबमिट किया, अब वो रिटन कंप्लेन लिख सकता है कि मेरे साथ ये मसला, लेकिन नॉट लेटर देन 15 डेज़, 15 डेज़ के लिमिट में रहते हुए वो कंप्लेन कर सकता है, उसके बाद नहीं ना। तो 15 डेज़ आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ बिड वैल्यूएशन रिपोर्ट अंडर रूल 35, जब बिड वैल्यूएशन रिपोर्ट आती है तो उसके विद इन 15 डेज़ उसे कंप्लेन करनी होगी, ठीक है। यानी जिसे अगर कंप्लेन है कि ये सही नहीं है तो उसके बाद कमिटी शैल इन्वेस्टिगेट एंड डिसाइड अपॉन कंप्लेन। अब वो फर्दर, पहले तो 15 डेज़ के अंदर कंप्लेन देनी है, अब ये कह रहे हैं कमिटी को कितने दिन में इन्वेस्टिगेट करना है, उसको भी विद इन 15 डेज़ में उस कंप्लेन के बारे में डिसीजन लेना होगा। मेयर फैक्ट ऑफ लॉजिंग ऑफ कंप्लेन शेल नॉट वारंटी सस्पेंशन ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई कंप्लेन की गई है जिसकी किसी एक बंदे ने की तो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कैंसिल हो जाएगी, नो, इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि मे भी वो कंप्लेन इतनी अथेंटिक ना हो। द फिफ्थ वन इज़ एनी बिडर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ अ कमिटी। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, मे लॉज एन अपील इनटू रेलेवेंट कोर्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। अब यहाँ सिंपल 2 पॉइंट्स हैं। 48 सेक्शन में ये कहते हैं कि पहले एक कमेटी बैठेगी, कमेटी को वो कंप्लेन देगी रिटन, वो 15 डेज़ में अनाउंस करेगी। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ बिडर तो वो या तो कोर्ट में जाएगा, पहले कमेटी डिसाइड करेगी, कमेटी में अगर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली देन ही विल मूव ऑन टूवर्ड्स द कोर्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। नाउ द सेक्शन नंबर 49 इज़ अबाउट द आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या होता है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। ऐसे प्रोसेस जिसमें आप बैठ के एक आर्ग्यूमेंट को या किसी इशू को रिजॉल्व करते हो, सॉल्व करते हो, दैट इज़ आर्बिट्रेशन। आफ्टर कमिंग इन टू फोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब आर्बिट्रेशन कब होगी, वो तो पहले का प्रोसीजर है, दूसरे बिडर्स ग्रीवियंसेस दे रहे हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि अगर प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट के फोर्स होने के बाद कोई डिस्प्यूट हुआ पार्टीज़ में तो वो कौन सॉल्व करता है, वो कैसे सेटल होगा, थ्रू आर्बिट्रेशन। किससे, आर्बिट्रेशन से। प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल प्रोवाइड फॉर अ मेथड ऑफ आर्बिट्रेशन इन द प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट नॉट इनकंसिस्टेंट विद द लॉज ऑफ पाकिस्तान। अब आर्बिट्रेशन कैसे होगी, कोई एक बंदा आके बैठ के सॉल्व करता है या आपस में सॉल्व करते हैं, क्या मेथड यूज़ करेंगे, रिटन करेंगे, ओरल करेंगे, वो सारी चीज़ें आपके ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होंगी, लेकिन वो एज़ यूजुअल इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए पाकिस्तान के लॉज से। नाउ द सेक्शन 50 बोलता है मिस प्रोक्योरमेंट। मिस प्रोक्योरमेंट वर्ड किससे बोला जाता है, अनऑथराइज ब्रीच ऑफ दीज रूल्स। अगर आप कोई भी प्रोक्योरमेंट रूल्स को की अनऑथराइज ब्रीच करे, ब्रीच मतलब खिलाफ वर्जी कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं मिस प्रोक्योरमेंट। नाउ द लास्ट इज़ 51 दैट इज़ ओवरराइडिंग इफेक्ट। The provision of these rules shall have the effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules concerning public procurement। अब कह रहे हैं कि जो भी प्रोविजंस इस रूल्स के बताए गए हैं, ठीक है, वो उनका इफ़ेक्ट किसी से अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। जो बाकी रूल्स हैं, कोई बाकी लॉज हैं या पब्लिक प्रोक्योरमेंट लॉज हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। ओवरराइडिंग इफ़ेक्ट ये होता है ना कि आपके जो प्रोविजंस हैं, आपके जो रूल्स हैं, वो उनका इफ़ेक्ट नेगेटिव नहीं पड़ना चाहिए दूसरे रूल्स पे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। सो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स पेंशन रूल वगैरह से स्टार्ट होंगे। मुझे काफ़ी कमेंट्स में डिमांड्स आई हैं कि बजट का बनाओ, किसी ने बोला है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स वगैरह के बारे में, तो मैं सारी की सारी वीडियोस बनाऊंगी इंशाल्लाह वेरी सून। तो नेक्स्ट वीडियो तो बहरहाल मैं पेंशन की स्टार्ट करूंगी। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ स्वीट मेंबर्स।